महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ साथ कल कई राज्य के उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है और सबके एग्जिट पोल के जो अनुमान हैं, जो नतीजे हैं, वो सामने आ गए। लेकिन इस बीच चर्चा यूपी के उपचुनाव की सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यूपी के उपचुनाव की जो वोटिंग हुई वो 9 सीटों पर हुई है और उसके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो ये हैं कि 9 सीटों में से 6 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और 3 से 4 सीटें सपा के खाते में गई हैं। अब इसी सवालों पर चर्चा होगी कि ये इस बार जो ये समीकरण है ये इतना बिगड़ क्यों रहा है एग्जिट पोल के अनुमान में। तो पहला सवाल यही है कि यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर बाजी कौन मारेगा, क्या लगता है? शकील जी बताएंगे बेहतर, क्योंकि वो लंबे समय से ये उस उपचुनाव को कवर भी कर रहे हैं, लगातार वो खबरें भी कर रहे हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे। बाकी जो मेरे पास इनपुट्स हैं वो तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि जिस चर्चा की बात कर रही है कि यूपी उपचुनाव की चर्चा क्यों सबसे ज़्यादा हो रही है, उसकी 2-3 वजह है तो बहुत प्रोमिनेंट है। सबसे बड़ी वजह तो खुद योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरी वजह तारीखों का बदलना है। जो 13 तारीख को होने वाले थे चुनाव, उनको टाल करके 20 कर दिया गया। तो ये लगातार एक चर्चा का विषय बना रहा कि चुनाव आयोग ने ये तारीखें क्यों टाली, क्या देव दीपावली थी। इसके अलावा कटेंगे तो बटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश से निकला, जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट महाराष्ट्र को किया, लेकिन चर्चा तो होनी ही होनी थी। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश को बहुत प्रोमिनेंट बनाती हैं। और बाकी योगी आदित्यनाथ की सभाएं यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक होती हैं, तो अगर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में भी जाके कुछ बोलते हैं तो उसको डायरेक्ट यूपी से जोड़ दिया जाता है। अखिलेश यादव का बयानबाजी थी ही अपनी। तो ये 2-3 चीज़ें रही हैं जिसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है, झारखंड को पीछे छोड़ा है, बिहार के उपचुनाव को पीछे छोड़ा है। इवन प्रियंका गांधी जो लड़ रही हैं चुनाव वायनाड से, उनकी भी चर्चा को कम कर दिया है और सिर्फ चर्चा में रह गया है। तो 9 सीटें और जो बची खुची कसर थी वो वोटिंग के दिन झगड़ों ने पूरी कर दी है। तो स्वाभाविक है कि चर्चा तो होगी। बाकी शकील जी बेहतर बता पाएंगे। शकील जी क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार खास कई मायनों में था। खास इस मायने में कि पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो गए। एक फेज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। झारखंड में 2 फेज़ में चुनाव संपन्न हो गए। इवन वायनाड, केरल, पंजाब जितने भी उपचुनाव हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया में कवरेज भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को मिला। इसके कई मायने हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है उसकी देश भर में चर्चा होती है। अच्छा, इस 9 सीटों के उपचुनाव में सबसे ज़्यादा नज़र इसलिए भी थी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली योगी आदित्यनाथ भी चुनाव में पार्टिसिपेट किया, अखिलेश यादव ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, उसकी कई वजह थी। योगी के साथ लोकसभा चुनाव के बाद से ही दांव पर लगी हुई है, तो योगी को अपनी साख बचानी है। अखिलेश के लिए खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए 27 पर निगाह है। ये 9 सीटें सिर्फ और सिर्फ ये मान लीजिए कि लिटमस टेस्ट है। ये बीजेपी के लिए भी और खासकर योगी के लिए भी और अखिलेश के लिए भी। अखिलेश को ये पेस बना के रखना है, बरकरार रखना है, ताकि 27 में वो इसको भुना सके। इसके एक माइन्यूट बात बताता हूं कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ। मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया गया, जो भी वजह हो, कारण कोर्ट की दलील दी गई हो। लेकिन बीजेपी ये दाग अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी कि अयोध्या में भी हार गई। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बने हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरे देश में उनको प्रचारित और प्रसारित इस तरीके से किया कि वो अयोध्या के सांसद हैं। अब उन्हीं के बेटे मिल्कीपुर में प्रत्याशी थे। तो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी को ये लगा होगा कि भगवान ना करे कि अगर ये अयोध्या की विधायक वाली सीट भी हाथ से चली गई तब तो बहुत ज़्यादा जो है 27 में मुश्किल हालात हो जाएंगे, तो वो सीट टाल दी गई। इसको लेके भी बीजेपी पर लगातार सपा हमला कर रही है कि मिल्कीपुर का चुनाव जानबूझ के टाल दिया गया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद की जीत को बीजेपी पचा नहीं पाई है। बहुत सारे रणनीति हो सकते हैं कि अखिलेश यादव ये सोचकर चल रहे हो कि अगर 9 सीटों पर मार्जिन ले लिया, 5 पर भी बढ़त बना ली, 6 पर भी, तो ये बोल सकते हैं कि सपा की लहर है 27 में। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होता है उसकी देश भर में निगाह होती है। इस चुनाव में मायावती ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। मायावती उपचुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। सपा की भी ये रणनीति रही है कि सपा कैंडिडेट
खड़े कर देती थी। लेकिन सपा कभी एक्टिवली, खास के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सारी सीटों पे जाके और सारे उम्मीदवार के लिए मंच पे प्रचार करें, ऐसा अमूमन उपचुनाव में देखा नहीं जाता था। अच्छा, एक नई नई पार्टी, उभरती हुई पार्टी बोल लीजिए, आज़ाद समाज पार्टी भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। तो चंद्रशेखर ने भी कई सीटों पर बहुत सक्रिय तरीके से प्रचार किया है। AIMIM का दखल हो चुका है। तो सबकी निगाहें 2027 पर है। ये 9 सीटें 2027 का लिटमस टेस्ट है। योगी के लिए साख की लड़ाई है। अखिलेश को अपना वर्चस्व 27 वाला 24 वाला रिपीट करना है 27 में, इसलिए वो सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने प्रचार की बात करी, तो प्रचार से याद आया कि योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था अभी, बटेंगे तो कटेंगे, काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी नेताओं ने उसका पलटवार भी किया अपने अपने नारों के साथ। राजनीति हुई, सियासत हुई। तो सवाल यही है कि बटेंगे तो कटेगा जो नारा है वो इस बार यूपी के उपचुनाव पर कितना असरदार रहा? नितेश जी। असर तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में दिया हुआ नारा महाराष्ट्र में कितना बवाल मचा है। उसके बाद से इस पोस्टर वॉर शुरू हुआ था, और पोस्टर वॉर से जैसा शकील सर ने अभी मेंशन किया था कि 27 का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, तो इसी का जवाब था, शायद अखिलेश ने शुरू किया था 27 के सत्ताधीश, जहाँ से पोस्टर वॉर को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। और उसके बाद से न जाने लगातार यूपी, बिहार, हर जगह पोस्टर वॉर स्टार्ट हो गया था। तो इम्पैक्ट तो बटेंगे कटेंगे की कैसा रहा, तो पहला तो जवाब यहीं से मिल गया कि उन्होंने 27 को इससे नज़र रख लिया है। और बाकी जो कटेंगे बटेंगे के बाद से जो बयानबाजी शुरू हुई, एक तरह से प्लेटफॉर्म डिवाइड होने लगा। मतलब दो धर्म मतलब आमने सामने दिखने लगे, धर्म से सीधा जोड़ा गया। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश भी की गई थी कि ये एक सामाजिक है, ना कि एक धार्मिक है, जिसका दरअसल योगी जी ने जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से वो कटेंगे तो बटेंगा नारा दिया था, वो मैसेज देना चाहते थे अपने हार्डकोर हिंदुत्व वाले वोटर को, और वो संदेश वही दिया है। अब उसकी व्याख्या अलग तरीके से अलग प्लेटफॉर्म पे की जाए कि नहीं भाई देश को जोड़ने के लिए बांग्लादेश वाले को, लेकिन वो वोटर, उनके जो मैसेज देना चाहते तो वोटर तक कन्वे हो चुका है कि बटेंगे तो कटेंगे मतलब हिंदुओं एक हो जाओ, बीजेपी के वोटर मतलब एक हो जाओ। इसीलिए बहुत एग्रेसिवली हर प्लेटफॉर्म पे हर दिन अखिलेश यादव की दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लग जाता था जो योगी के बटेंगे कटेंगे नारे को काउंटर करता हुआ था। मतलब जुड़ेंगे तो ये होंगे। अच्छा, मोदी यहां तक के योगी आदित्यनाथ जी के इस बटेंगे कटेंगे के नारे का मॉडिफाइड वर्जन मोदी जी भी अपने जबान पर ले आए कि एक हैं तो सेफ हैं। मतलब यही है कि चाहे कान इस तरीके से पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़िए, कि बटेंगे तो कटेंगे मतलब जुट जाओ। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि एक हो जाओ तो सेफ हो जाओगे। योगी जी बोल रहे हैं उन्हीं का जो है वो हार्डकोर वाला वर्जन कि बट जाओगे तो कट जाओगे। इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बटेंगे तो कटेंगे, जो अपने कोर वोटर को तो जोड़ने की जो कवायद है वो तो पूरी है ही। इसके अलावा जो जातिगत जनगणना को लेकर के पिछले दिनों खूब बवाल मचा था, बिहार ने जातिगत जनगणना की थी, आरक्षण का मुद्दा आया, इन सारे मुद्दों को टैकल इस तरीके से किया जाए कि आप सिर्फ एक ब्रैकेट में खड़े रहो, ये अलग अलग ब्रैकेट में न जाओ। और इसी की वजह से महाराष्ट्र में आप देखिए कि आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ वोटर तक कहाँ गया, अजित पवार जैसा नेता जो महायुति का गठबंधन का हिस्सेदार है, एनसीपी का नेता है, डिप्टी सीएम है, वो अपने ही नेता के, अपने ही महागठबंधन के नेता को खारिज कर रहा है। अजित पवार ने सीधे सीधे कह दिया कि यहाँ पे नारा नहीं चलेगा। और अजित पवार तो थोड़ा कम बोल रहे थे, नवाब मलिक को उन्होंने और ज़्यादा बोलने का मौका दे दिया। तो क्या नवाब मलिक बिना अजित पवार की सहमति के तो बोलेंगे नहीं? इसका मतलब ये है कि ये बटेंगे कटेंगे, भले ही आपने बांग्लादेश के संदर्भ में कह तो दिया, अपने वोटरों को एकजुट रहने का संदेश तो दे दिया, लेकिन जो लंबी लड़ाई है वो लड़ाई जातिगत जनगणना के खिलाफ है और जातिगत जनगणना के जिस विरोध में बीजेपी रही है। उसमें एक चीज मैं ये कहूंगा, उसमें उसके दो मायने हैं। देखिए, पर्सपेक्टिव ये है कि अजीत पवार ने इसको खारिज करके अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। अजीत पवार अकेले नहीं हैं, जो प्रमोद महाजन की बिटिया हैं, सॉरी पंकजा मुंडे, और
उसके बाद अशोक चौहान ने भी कहा था कि भैया यहाँ ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने खारिज कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने दरअसल भी उसको ये होगा correct किया कि ना कि जब आप समझ में नतीजे आएंगे तो जहां जहां योगी ने वोटरों को बटेंगे कटेंगे वाला संदेश दिया है, उस परिप्रेक्ष्य में जितने भी विश्लेषक हैं वो इसको जरूर मतलब तलाशेंगे कि योगी जी के वोटरों ने माना कि नहीं माना बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कि अजीत पवार ने खारिज कर दिया तो योगी जी का मैसेज खारिज हो गया। दूसरी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी इस्तेमाल किया, उपचुनाव में भी, महाराष्ट्र में भी, और इसकी शुरुआत उन्होंने हरियाणा में की थी। तो हरियाणा में तो बिगड़ते बिगड़ते काम बन गया, बिगड़ते बिगड़ते तो काम बन गया। तो इस तरीके से तो महाराष्ट्र में जहां जहां भी जिन सीटों पर योगी जी बांटने के काटने वाला संदेश देने गए होंगे, तो उस परिप्रेक्ष्य में जितने सारे विश्लेषक हैं वो व्याख्या तो करेंगे। योगी जी की सीटों पर देखा जाएगा कि भैया कौन सीटों पर जीत मिली है और कौन सीटों पर हार मिली है। अजीत पवार की सुनी गई, अशोक चौहान की सुनी गई, पंकजा मुंडे की सुनी गई, या उत्तर प्रदेश वाले योगी जी को महाराष्ट्र में माना गया है। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे देखा कि बटेंगे कटेंगे तो काफी गर्म हो गया माहौल अभी यहाँ पे, आप लोगों ने काफी कुछ बताया। तो इस नारे से एक सवाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहूँगा कि शायद बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ इस बार ये पहला चुनाव होगा जिसमें डायरेक्टली, मतलब ऑलमोस्ट डायरेक्टली कह दिया गया हो कि ये इलेक्शन हिंदू वर्सेस मुसलमान का है। नहीं, मोदी जी के आने के बाद से बहुत कुछ हुआ है, कपड़ों से भी पहचानते थे वो तो ये अब वो डायरेक्ट ही है ना कि कपड़ों से पहचान लेंगे। बटेंगे कटेंगे का वो मतलब नहीं है। और अजीत पवार ने भी जब इसको क्वेश्चन किया तो अजीत पवार को भी मैसेज पहुंचा दिया कि आपको नारा समझ में नहीं आया है, हम जो कहना चाहते हैं उसका नैरेटिव आप भी वही समझ रहे हैं जो विपक्ष वाले समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपका माइंडसेट अभी वो है। क्लियर था, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इससे पहले ये बहुत लंबा हो जाएगा ये मुद्दा। कल के चुनाव में जो है, जैसे कि अभी काफी गर्म हो गया था माहौल, मुझे लगता है यहाँ पे बवाल होते होते बच गया है क्योंकि कल के भी उपचुनाव जब एग्जिट पोल आए हैं, तो जब मतदान हो रहे थे तो उसी दौरान सीसामऊ में कल बुरके वाला कांड पर एक बवाल हो गया वहाँ पे कि पुलिस वाले जो जबरदस्ती मुस्लिम महिलाओं के बुरके उठा के उनकी आइडेंटिटी चेक कर रहे थे। तो ये कितना सही है? ये बिल्कुल भी ये वैलिड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ कितनी सही है और एक चीज़ होती है कौन कितने नियम के तहत सही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें क्या ये अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन गाइडलाइंस क्या कहती हैं उसके हिसाब से ये सही है कि नहीं, अगर उस पर बात करें तो ये तो है कि चुनाव आयोग के पास ही ये अधिकार है कि वो आइडेंटिटीज़ चेक करे किसी भी मुस्लिम महिलाओं या प्रॉपर उस तरीके से उस प्रोसेस के साथ वो आइडेंटिटीज़ चेक हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने आइडेंटिटीज़ चेक की, बुर्का उठाकर किया। अब ये कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये तो समाजवादी पार्टी ने क्लेम किया, लेकिन इस पे चुनाव आयोग का जो एक्शन हुआ उससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ तो ज़रूर है, चाहे वो सीसामऊ की बात हो चाहे वो मीरापुर की बात हो। मीरापुर में भी कल बवाल हुआ, करहल में भी कल बवाल हुआ, उसके बाद एक्शन हुआ और 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। तो इसका मतलब ये तो है कि कुछ ना कुछ हुआ तो वहाँ ज़रूर था, वरना चुनाव आयोग ऐसे बिना मतलब तो एक्शन नहीं लेता। हालांकि उसमें पुलिस का भी बयान आया है कि वहाँ पथराव किया गया मीरापुर में उनके ऊपर, इस वजह से वहाँ पे उन्होंने एक्शन लिया है, जो भी है मतलब वो दोनों तरफ से बात सामने आई। लेकिन दोनों ही जगह पर अलग अलग मुद्दों की वजह से बवाल हुआ। मीरापुर में मुद्दा यही था कि उनको अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोका जा रहा था। यहाँ पर भी सीसामऊ में भी सेम हुआ, करहल में भी सेम हुआ। तो ये चीज़ हुई तो ज़रूर, पर लेकिन इसको वाला भी वाकया उसी में बीच में आया था। तो मीरापुर का ककरौली ककरौली में तो ये हुआ तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर, क्योंकि इसी वजह से वहाँ पर एक्शन भी हुआ। लेकिन इसको देखा कैसे जाए आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को ज़रूर होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसको इस चुनाव में तो नहीं भुना पाएगी क्योंकि हो गई वोटिंग, हो गई, उसका जो भी असर पड़ा या नहीं हुआ। लेकिन 2027 में इसको ज़रूर भुनाने का उनके पास मौका मिलेगा कि देख लीजिए आपको वोट भी नहीं डालने दिया था, तो वो उसको ज़रूर रिकॉल कराएंगे। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि उस दिन जिस दिन चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था सपा ने, तो तमाम देश भर के मुस्लिम महिलाओं को, मतलब उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ की मुस्लिम महिलाओं के रिएक्शंस आए थे। उसमें ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं का ये मानना था कि बुर्के
को हटा के, यानी उनके हिजाब को हटा के चेक करने में कोई एतराज़ नहीं है। एक मैं बल्कि viewers को वो दे बल्कि यहाँ भी था, इतना तक था कि आप हिजाब देखिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, इस्लाम में जो तर्क यह दिया जाता है कि गैर महरम जो होते हैं, जो मतलब कुछ खास लोग हैं जिनके सामने हिजाब हटा सकते हैं, उसके अलावा किसी के सामने पर्दा नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग ही इन सारी चीज़ों को समस्या बनाता है। मैं ये कहूँगा अखिलेश यादव इन चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं ताकि समस्या बने। आप सीधे सीधे ये एक पोलिंग सेंटर पर ये इंतज़ाम क्यों नहीं कर देते हैं कि महिला पुलिसकर्मी पोलिंग बूथ पर रहेगी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ, और जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब में आएंगी वो उनसे अगर आइडेंटिटी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करवा। ये मुद्दा ही नहीं है, लेकिन अननेसेसरी मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम को अपनी तरफ करना या जो भी करना, उसको मुद्दा नकाब हिजाब का मुद्दा उठा के एक तरीके से वोट पोलराइज करने का ही माध्यम और कुछ नहीं। चुनाव आयोग को सीधे सीधे आगे के चुनाव में ये करना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है कि आप एक महिला को रिटर्निंग ऑफिसर के साथ पुलिसकर्मी हो, जो भी हो, सादे वर्दी में उसको बिठा दीजिए, और किसी भी मुस्लिम महिला को मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी देश का नियम कानून मानती होंगी, उनको हिजाब उठा के किसी महिला को अपनी आइडेंटिटी दिखाने में कभी कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे एक मतलब मैं व्यूअर्स को एक वो दे देती हूँ कि जो अभी जिस चिट्ठी की बात की, तो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने वो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही ये कह दिया था कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो। उसमें उन्होंने कुछ मांगे भी रखी थी, 2024 का रेफरेंस भी उसमें दिया था। तो जैसे मतलब मुझे भी लगता है कि जो चीज़ अभी शकील सर ने बोली, जब आप कहीं भी जाते हो, आप किसी मॉल में जाते हो, आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ से आपको सिक्योरिटी से होके गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप बिना चेक कराए जा सकते हैं। आजकल तो आप मूवी देखने भी जाते हो, वहाँ पे भी आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई घर से नहीं निकल रहा है। प्रॉब्लम हमारे उस प्रोसेस में ही है। अगर आप, जैसा सर ने कहा कि पहले से ही आप ये तैनात कर दो कि महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर होगी और ये प्रोसेस में चेक होगा, तो मुझे लगता है कि इस फिक्स्ड प्रोसेस से मुझे लगता है अविनाश सर कुछ कहना चाहते हैं जिससे आगे नहीं करना। उन्होंने कहा ना, वो वही इशू है, ये मुद्दा है ही नहीं। लेकिन अगर ये मुद्दा नहीं रहेगा तो पोलराइजेशन के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए। और ये बात सिर्फ अभी की थोड़ी ही है, ये तो सिर्फ ये कुछ है नहीं मुद्दा, ये तो मैसेजिंग है ना। बटेंगे कटेंगे कोई मुद्दा थोड़ी था, ये तो मैसेजिंग है ना। तो ये मैसेजिंग ही थी अखिलेश यादव की भी, कि एक दिन पहले उन्होंने जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समस्या उठी थी वहां से हैदराबाद में, नहीं, हैदराबाद में ओवैसी की सीट पर माधवी लता कई पोलिंग सेंटर पर, पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिला वोटरों के, ज़्यादातर तो हैदराबाद में मुस्लिम महिला वोटर हैं, तो मुस्लिम महिला वोटर के खुद ही उम्मीदवार होते हुए खुद ही, और वो नकाब हटा के चेक कर रही थी। उसके बाद ये समस्या हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश में भी कई जगह जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ ये शिकायतें आई थी कि उनके आइडेंटिटी को मतलब कुछ कह रहे थे। नितेश जी, आप ये समस्या है नहीं, बनाई जाती है। ये मैं इस घटना का जिक्र करने वाला था, माधवी लता वाली। तो हालांकि माधवी लता की जब हुआ था तो बवाल बहुत हुआ था, सारे मीडिया में आया हुआ था कि कैसे वो चेक कर सकती है। नहीं, फिर भी मतलब कोई कैसे उठा सकता है, कोई कैसे, एक ऑथेंटिक आदमी होना चाहिए। ये घटना हो चुकी थी लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये तो उस घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार कम से कम ये गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए थी, ताकि इस टाइप के छोटे छोटे इश्यूज जो बड़े हो सकते हैं, जैसा कि इसमें हुआ, मतलब उन्होंने उठाया इस मुद्दे को, सीसा में मीरापुर में बड़ा मुद्दा हुआ, सस्पेंड हुए लोग, अधिकारी सस्पेंड हुए। तो ये और भी मुद्दा, चीज़ है, मैं सीसा में खास तौर से जितना मैं करीब से समझता हूँ ना, ये नहीं हुआ होता तो कुछ और हुआ होता, लेकिन होता जरूर। वो तो होता ही होता है। बस शीशा मुद्दे की बात तो कर रहा उठेंगे हूँ कहीं ना वहाँ पे। कहीं, जो अगर मुद्दे होंगे तभी तो उठेंगे वो। वहाँ और बना के मुद्दा भी नहीं भी होता है तो वहाँ पे बना दिया जाता है। वो एक ऐसी सीट है सीसामऊ की, हाँ, ये तो है, सोलंकी की वजह से, कि वो उसको बनाना ही बनाना है, दोनों लोगों को पोलराइज करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे वहाँ पे तो दोनों में से कोई नहीं जीत सकता है। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी मुद्दा, बटेंगे कटेंगे से लेकर के ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे नहीं है, सिर्फ मैसेजिंग का खेल है, सिर्फ ऑप्टिक्स का खेल है कि हमारे वोटर यहाँ हैं, हमारे वोटर यहाँ हैं, इसमें और दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन पिछले 2022 में क्या हुआ था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर और यादव सीटों पर सपा ने अपनी बढ़त बनाई थी, लेकिन इस बार जो है सपा की जो साइकिल की स्पीड है उस पर ब्रेक लग चुका है। क्यों हुआ ऐसा? मुस्लिम बहुल सीटों में नहीं, आप किस ब्रेक की बात करिए? एग्जिट पोल वाले की? एग्जिट पोल के नतीजों में जो हमारा अनुमान निकला। मैं तो अभी देखिए एग्जिट पोल को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल भी। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा जितना छोटा स्टेट, हाँ, एकदम छोटा स्टेट, वहां पे जब तमाम एग्जिट पोल धाराशायी हो गए, तो आप महाराष्ट्र में 288 सीटें
कैसे आप कर सकते हैं? ये 9 सीटों पे वोटिंग होती है। मैं इसी एग्जिट पोल पे इसलिए सवाल उठते हैं, 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है इन 9 सीटों पे, और 6:30 बजे हमारे पास एग्जिट पोल के नतीजे थे। ये कहाँ से आए हैं? ये कौन लोग हैं? हमारे पास नहीं होता है डेटा, 6:30 बजे टीवी के पास आता है, हमारे इनपुट पे आता है, तो भी हम थोड़ा इंतजार करते हैं कि यार रुको तो देख समझो तो क्या हुआ है, थोड़ा वेरीफाई करते हैं। इस जल्दबाजी में जो गलतियां हुई हैं, तो मैं आज बस मुश्किल से 48 घंटे बचे हैं, तो मैं उस पर अब कोई कमेंट नहीं करने जा रहा। 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम फिर से बैठ करके विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है। अभी कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, मुझे जो लगता है। बिल्कुल, तो मतलब एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आए हैं उस पे अभी हम फिलहाल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि 23 नवंबर का दिन सामने नहीं आ जाता है। और ये एग्जिट पोल के जो 23 नवंबर की दोपहर नहीं हो जाती है, सुबह की बात नहीं है। बात ट्रस्ट की नहीं है, बल्कि बात ये है कि आप देख लीजिए, हम लोग जो है ना एग्जिट पोल में क्या करते हैं, आप किसी भी सर्वे एजेंसी से पूछिएगा और जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछिएगा, दरअसल क्या है ना कि परसेप्शन लोगों का गलत बन गया है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। आजकल जो टीवी चैनलों या जितने भी यूट्यूब या जहां भी चलते हैं, वो सीट्स बताते हैं। आप किसी भी सेफोलॉजिस्ट से पूछिएगा, उन लोगों का क्या होता है ना, वोट शेयर, और वोट शेयर में वो उनके वोट शेयर, वोट मार्जिन में कितने जो है टर्नआउट सीटों का हो जाए, ये उनके हाथ में भी नहीं होता है। लेकिन वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं और जो उनका सैम्पलिंग होता है और जो वो एग्जिट पोल देते हैं, वो वोट शेयर का एग्जिट पोल देते हैं और वो नियर अबाउट होता है। लेकिन वो अब आप सोच लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में 50-50, हजार और कई सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी थी जहां 1000 की मार्जिन थी, 50 की मार्जिन थी, 100 की मार्जिन, शायद मुझे याद है कि सपा के खाते से। अब उतना माइन्यूट टर्नआउट कैसे? तो इसलिए पूरी तरीके से डिस्कार्डेड नहीं कर सकते हैं हम लोग कि उनका भी एक मेथोडोलॉजी है, हो सकता है कि उसको और ज़्यादा जो है ना, मतलब चुस्त दुरुस्त बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि पिछले कुछ चुनाव में इनका जो है वो आंकड़ा फेल हुआ है, तो लोगों का विश्वास डगमगाया है कि ये एग्जिट पोल इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, कैसे सैंपलिंग करते हैं। एक चीज हुई है जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे फील्ड में समझ में आई है, क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूं, अभी महाराष्ट्र भी गया था, इससे पहले भी तमाम चुनाव मैंने कवर किए हैं। इन 2-3 चुनावों से मैं देख रहा हूँ, 1.5 साल से जो है वोटर जो है वो साइलेंट है। कोई भी मेथड कैसे अपनाया जाएगा कि कोई मुझसे पूछेगा कि अच्छा अविनाश आपने किसको वोट दिया, ऐसे ही तो सैंपलिंग कलेक्ट की जाएगी। एक अविनाश से बात की जाएगी, एक शकील से बात की जाएगी, एक वंशिका से बात की जाएगी कि भाई एक हिंदू मेल हो गया, एक हिंदू फीमेल हो गई, मुस्लिम मेल हो गया। इसी तरीके से सैंपलिंग करते हैं ये लोग। नहीं, आजकल के सेफोलॉजिस्ट में ये हुआ अविनाश जी कि जो सैंपल साइज है ना, उसको लेके भी सवाल उठे हैं। जो मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो सेफोलॉजी होती थी, उसमें यह है कि जो सैंपल साइज होता था बड़ा था। अब यह है कि इन लोगों ने सैंपल साइज, वही आपने बोला जो पहली वाली बात कि इतनी जल्दबाजी है। आपको शायद बचपन के दिन याद होंगे या जो स्कूल के पीरियड में कि 5-5 दिन तक, तब जब जो है वो बैलेट पेपर से होता था, तो 5-5 दिन जो है काउंटिंग चलती थी, 6-6 दिन। अच्छा, लोगों का एंटरटेन क्या होता था, दूरदर्शन पे उस टाइम में ये आकर्षण होता कि नई फिल्में आएंगी ब्रेक में। अब उसके बाद ब्रेक में फिल्में देख रहे हैं लोग, और 5 दिन तक काउंटिंग चलती थी, 6-6 दिन तक काउंटिंग। अब आज क्या ना, सब कुछ इंस्टेंट है। 2 मिनट में मैगी तैयार होता है, तो 2 मिनट में आपका एग्जिट पोल का सैंपल तैयार हो जाता है। वही नहीं, और जो मैं फील्ड की बात कर रहा था ना, कि जो वोटर बहुत चालाक हो गया है। अगर आपके पास कोई है भी ना सैंपल साइज 500 का है, वो आपको इतना डाइवर्ट कर रहा है, नहीं तो चलिए एग्जिट पोल तो छोड़ दीजिए। अभी हमने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, सब पूरी दुनिया तो एक तरफा चिल्ला रही थी ना कि कांग्रेस आ रही है। झारखंड का देखा, छत्तीसगढ़ में तो कोई कह ही नहीं सकता था। हम लोग भी गए थे फील्ड में, लोग कहे कुछ और रहे हैं, वोटिंग कुछ और कर रहे हैं। तो इसी सैंपल में 500 में से भी अगर 400 लोगों ने गलत ही बोल दिया, तो आप बनाते रहिए एग्जिट पोल अपना, कुछ नहीं होने वाला है। एक सवाल निकल कर आता है कि जैसे महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सब हो गया, इन सब के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में यूपी के उपचुनाव ही रहे। ये 9 सीटें जो हैं, गाजियाबाद, मीरापुर, करहल, कटहरी, फूलपुर, खैर, कुंदरकी, मंझवा और सीसामऊ, ये सारी सीटें बहुत चर्चा में रही। क्यों, क्या वजह है, क्यों इतनी चर्चा में है सारी सीटें? इकलौती वजह वही है, योगी आदित्यनाथ पहले तो चूंकि मुख्यमंत्री हैं और फायरब्रांड नेता हैं। दूसरा,
यहीं से नारा निकला बटेंगे तो कटेंगे। तीसरा, चुनाव की तारीख यहीं पे सिर्फ बदली गई, 13 तारीख से 20 तारीख की गई। 10 सीटों पे चुनाव होने थे, 1 सीट मिल्कीपुर नहीं हो पाई, अदालत में वो था, उसकी वजह से। दूसरा, जितने भी बड़े नेता हैं, खासतौर से आपको चर्चा की बात जो कह रही है, तो हिंदी पट्टी की चर्चा है ये। हम दिल्ली में बैठे हैं तो हिंदी पट्टी भी है ना, एक सबसे बड़ी वजह हिंदी पट्टी वाली है। ये जो 9 सीटें खाली हुई, इसमें से 8 सीटें हैं वो लोकसभा के सांसद हो गए, इसकी वजह से खाली हुई है। सीसा में वाली सीट उनकी सदस्यता चली गई, इसकी वजह से खाली हुई है। तो एक तो ये हिंदी पट्टी वाली बात थी। और हिंदी पट्टी में अखिलेश यादव फायरब्रांड नेता, योगी आदित्यनाथ फायरब्रांड नेता, मायावती पहली बार उपचुनाव में उतर रही हैं। मायावती आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी फिर से बना रही हैं, पहले हटा लिया था फिर बना लिया, आकाश आनंद कुछ बोल रहे हैं। चंद्रशेखर जो नगीना से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीत गए, उनकी एंट्री हो जाती है, वो भी कुछ बोलते हैं। चंद्रशेखर भी बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहीं भी रहेंगे वो बोलेंगे ही बोलेंगे, और वो अपने अलावा सब पे बोलेंगे। वो बीजेपी को भी उतना ही घेरेंगे, कांग्रेस को भी उतना ही घेरेंगे, सपा को भी उतना ही घेरेंगे। तो जितने भी वक्ता हैं अच्छे जो बोलते हैं हिंदी में, वो हमें सब सुनाई दे रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो आप चाहें न चाहें, हम चूंकि मीडिया वाले लोग हैं, हम लोग डिजिटल के लोग हैं, टीवी के लोग हैं, तो हमें भी ना वो आकर्षण चाहिए होता था, हमें भी ये कीवर्ड चाहिए होता है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ये सब हमारे लिए नेता नहीं है, ये सब हमारे लिए कीवर्ड्स हैं, ये सब हमारे लिए टैग्स हैं। तो जैसे ही ये कीवर्ड आता है, इनके वीडियो चलते हैं। जब वीडियो लोग देखते हैं तो हमें भी लगता है कि अच्छा, महाराष्ट्र तो नहीं चल रहा है हमारे चैनल पे, लेकिन यूपी चल रहा है। तो इस वजह से भी हम जज कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, महाराष्ट्र का भी बज बहुत था। महाराष्ट्र का बज इसलिए था क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे है वहाँ पे महाराष्ट्र में भी। देश की आर्थिक यूपी में स्टेक पर सिर्फ एक चीज है, वो है योगी आदित्यनाथ। तभी उन्होंने मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी वाली सीट अपने जिम्मे ली थी। तो ये उनके स्टेक पर है। फूलपुर सिर्फ इसलिए चर्चा है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य स्टेक पर हैं। यहाँ पे करहल इसलिए स्टेक पर है क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्टेक पर हैं। तो ये 3 बड़े नेता यूपी के स्टेक पर इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों को लेकर के बहुत सारी चर्चा की जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पे नहीं रहेंगे, ब्रजेश पाठक ऐसे हो गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य को कोई स्टूल मंत्री कह देता था, और अखिलेश यादव ये सारे बयानों को लेकर के चर्चा में आते थे। तो हम हिंदी पट्टी के लोग बैठ करके उसी पर चर्चा करते थे। लेकिन हकीकत ये है कि महाराष्ट्र अछूता नहीं रहा है। वहाँ पे बहुत कुछ दांव पर है, सिर्फ नेता नहीं, 2 पार्टियां दांव पर हैं। शिवसेना का अस्तित्व दांव पर है, एनसीपी का अस्तित्व दांव पर है। 2 नए समीकरण दांव पर हैं कि क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बीजेपी के साथ रहेगी या नहीं रहेगी। बीजेपी के कद्दावर नेता दांव पर हैं वहाँ पे। और इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भी साख दांव पर है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी रुक सकते हैं, उन पे भी बहुत कुछ बवाल हो सकता है। तो ये सारे को लेकर के हम लोग हिंदी में भले ही नहीं देख पा रहे थे। 9 सीटें हैं, स्वाभाविक है। और अगर मिल्कीपुर हो रहा होता तो न महाराष्ट्र की बात कर रहे होते, न इन 9 सीटों की बात कर रहे होते, सिर्फ मिल्कीपुर की बात कर रहे होते। तो ये सब है। लेकिन मतलब मैं इसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि ठीक है चर्चा में है, लेकिन महाराष्ट्र भी अछूता नहीं रहा है, झारखंड भी अछूता नहीं रहा है। और चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने तय ही चुनाव लड़ती है। तो ये अभी 23 तारीख को भी तय होगा। और हो सकता है कि जैसे हम लोग तय करते हैं ना कि किस पर नंबर कितना है, किस वीडियो पर नंबर कितना है, तो वो भी बहुत कुछ तय करेगा। फिर उस दिन भी हम बात करेंगे, अच्छा यूपी वाला ज़्यादा चल रहा है कि महाराष्ट्र वाला ज़्यादा चल रहा है, तो उस दिन भी बात करेंगे। यूपी के उपचुनाव में जो है खैर बराबर की टक्कर तो है सपा और बीजेपी में, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो अनुमान लगाए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और सपा के खाते में 3 से 4 सीटें। फिलहाल ये अनुमान तो अनुमान ही रहेगा और ये जो तब्दील होगा परिणाम में ये 23 नवंबर को होगा। तो अभी तो कुछ सवालों के जवाब अभी भी अधूरे रह गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताएं। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।